30 साल पुराने किसी मनुष्य को अचानक वर्तमान में ले आया जाए और ये वीडियो दिखाए जाएं तो वो नहीं समझ पाएगा ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फोन सामने रख अजीबोगरीब हरकतें करते लोग वायरल वीडियो बनाने की फिराक में हैं। इंटरनेट अगर कोई बीमारी होती तो इस बीमारी का लेटेस्ट स्टेज होते ये वायरल वीडियो। शॉर्ट से लेकर रील्स तक शॉर्ट फॉर्म वीडियोस इन दिनों सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक पर। लेकिन आपको याद है ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? एक ऐप हुआ करता था टिकटॉक, भारत में बैन है लेकिन फिर भी बाकी दुनिया में शॉर्ट फॉर्म वीडियो के मामले में नंबर 1 प्लेटफॉर्म टिकटॉक ही है। टिकटॉक के नुकसान, इसके डेटा चुराने पर बातें बहुत हो चुकी हैं, इसलिए भारत में बैन भी हुआ। लेकिन अब इस ऐप ने एक कमाल का काम कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने की रस्साकसी कर रहे 2 लोगों को टिकटॉक ने साथ ला दिया है। बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका में इन दिनों चुनावी माहौल तेज हो रखा है। 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रीमैच तय हो गया है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पर इस राजनीतिक दुश्मनी के बीच दोनों पार्टियों ने ऐसी एकता दिखाई कि चीन इससे बौखला गया। ऐसा क्या हुआ? 13 मार्च 2024 को अमेरिका के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में टिकटॉक को बैन करने वाला बिल पास कर दिया गया। इस बिल को 197 रिपब्लिकन्स और 155 डेमोक्रेटिक सांसदों ने समर्थन दिया। दोनों पार्टियों ने एकता दिखाते हुए टिकटॉक बैन का समर्थन किया है। अमेरिका की लगभग आधी आबादी टिकटॉक चलाती है। टिकटॉक बैन की बात यहाँ 4 सालों से चल रही है। आरोप है कि टिकटॉक अमेरिकियों का डेटा चीनी सरकार को दे रहा है। ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस बिल के पास होने पर चीन की प्रतिक्रिया आई। उसने धमकी दी कि ये बैन अमेरिका को महंगा पड़ेगा। 近年来，尽管美方始终没有找到 TikTok 威胁美国国家安全的证据，却始终没有停止对 TikTok 的打压。这种不能在公平竞争中取胜，就采取霸凌行径的做法，扰乱的是企业的正常经营活动，损害的是国际投资者对投资环境的信心，破坏的是正常的国际经贸秩序。 最终必将反噬美国自身。बैन से हजारों क्रिएटर्स का रोजगार छिनने का खतरा भी पैदा हो गया है। टिकटॉक के सीईओ ने भी इस बिल का विरोध करने की अपील की है। We will not stop fighting and advocating for you. We will continue to do all we can, including exercising our legal rights, to protect this amazing platform that we have built with you. We believe we can overcome this together. I encourage you to keep sharing your stories. Share them with your friends. Share them with your family. Share them with your senators. Protect your constitutional rights. Make your voices heard. पर क्या इसे बैन करना इतना आसान है? आज के शो में इसी बात का पता लगाएंगे और साथ में जानेंगे टिकटॉक पर चीन और अमेरिका क्यों भिड़ गए। अमेरिका को टिकटॉक से आखिर दिक्कत क्या है और क्या अमेरिका के लिए टिकटॉक बैन करना आसान है? नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सम्राव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। टिकटॉक बैन की बात सुनने पर पहला सवाल यही उठता है कि अमेरिका ऐसा करना क्यों चाहता है। इसकी वजह है टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस। ये चीन में शुरू हुई थी। आरोप लगते हैं कि टिकटॉक अमेरिकी यूजर्स का डेटा चीन सरकार को सप्लाई कर रहा है। टिकटॉक और बाइटडांस का क्या संबंध है, ये जानने के लिए आपको इसका बैकग्राउंड समझना होगा। ये साल 2012 की बात है। ट्विटर और फेसबुक पूरी दुनिया पर छाए हुए थे। ये सोशल मीडिया के उदय का दौर था, पर चीन ने इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर 2009 से बैन लगाया हुआ था। चीन में सोशल मीडिया के ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं थे। इन्हीं सबको देखते हुए चीन के 2 नौजवान चांग येमिन और रूबो लियांग ने मिलकर बाइटडांस कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी के अंदर उनका पहला प्रोडक्ट अगस्त 2012 में लॉन्च हुआ, तुआशियो नाम से। इसका मतलब होता है हेडलाइंस। ये न्यूज़ प्लेटफॉर्म था, चल पड़ा। अगली बार उन्होंने वीडियो सेंट्रिक प्लेटफॉर्म बनाने की सोची। सितंबर 2016 में डॉइन ऐप बनाया। इसको सिर्फ चीन में लॉन्च किया गया। कॉन्सेप्ट इसका ये था कि यूजर्स इसमें अपनी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाकर शेयर कर सकेंगे। डॉइन चल निकला, खूब पॉपुलर हुआ। साल भर के अंदर ही 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स इसके हो चुके थे, लेकिन ये सिर्फ चीन के अंदर चलाया जा सकता था। फिर अगले साल डॉइन का नाम बदलकर टिकटॉक कर दिया गया और उसे ग्लोबल मार्केट में रिलीज किया गया। टिकटॉक ग्लोबल मार्केट में भी चल पड़ा। केवल 2018 में इस ऐप को 100 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया। साल 2024 में टिकटॉक के दुनिया भर में 200 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। अमेरिका में कितने यूजर्स हैं? 15 करोड़, माने वहाँ लगभग आधी आबादी टिकटॉक चलाती है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस पर संदेह कैसे पैदा हुआ? 5 बिंदुओं में अब इसे समझिए।
पहला, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध। बाइटडांस सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं है, वो चीन की मिलिट्री मशीनरी का एक हिस्सा भी है। वो चीनी सरकार के साथ मिलकर काम करती है। इसका एक उदाहरण साल 2018 का है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के मुताबिक 2018 में बाइटडांस कंपनी ने चीन की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बीजिंग एकेडमी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोला था। इसका मकसद था चीनी आर्मी को एआई के क्षेत्र में आगे ले जाना। बाइटडांस कंपनी के तार iFlight Tech और SenseTime जैसी कंपनियों से भी जुड़ते हैं। ये दोनों कंपनियां चीनी सरकार के लिए जासूसी का काम करती हैं। इसी वजह से अमेरिका ने इन दोनों कंपनियों पर बैन लगाया हुआ है। बाइटडांस कंपनी के संबंध सुगॉन नाम की कंपनी से भी हैं। सुगॉन कंपनी चीन के परमाणु हथियार प्रोग्राम के लिए काम करती है। ये पहला बिंदु था। दूसरा है चीनी सरकार के नियम। चीन के कानून के मुताबिक वहां की सभी कंपनियों को सीसीपी की विचारधारा का पालन करना पड़ता है। बाइटडांस भी इससे अछूता नहीं है। साल 2017 में शी जिनपिंग की सरकार नेशनल इंटेलिजेंस लॉ लेकर आई थी। इसके तहत चीन के सभी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को सरकार के साथ इंटेलिजेंस साझा करना कंपल्सरी हो गया था। तीसरा है बाइटडांस के अंदर चीनी सरकार के लोग। चीन की कंपनियों में सीसीपी की एक इंटरनल कमेटी बनाई जाती है और उसमें सीसीपी का एक मेंबर कंपनी के काम पर नजर रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइटडांस में इस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट जांग फूपिंग है। चौथा बिंदु है बाइटडांस का अमेरिकियों पर जासूसी करना। बाइटडांस ने कई बार हाई प्रोफाइल अमेरिकियों की जासूसी की है, खासतौर पर उन पत्रकारों की जो बाइटडांस और टिकटॉक से जुड़े मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं। बाइटडांस इन पत्रकारों की जासूसी इसलिए करता है ताकि वो कंपनी के अंदर मौजूद सूत्रधार तक पहुंच पाए जो अंदर के राज बाहर कर रहा है। ऐसा ही एक केस वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार के साथ जनवरी 2024 में हुआ था। बाइटडांस ने उस पत्रकार को ट्रैक करने के लिए उसकी जासूसी की थी। पांचवा बिंदु है बाइटडांस का अमेरिका में पावरफुल लॉबिंग सिस्टम। बाइटडांस ने अमेरिका में लॉबिंग सिस्टम बना रखा है। लॉबिंग यानी अमेरिकी सांसदों के बीच कंपनी के लिए समर्थन जुटाना। अमेरिका में लॉबिंग का बहुत बड़ा धंधा है। टिकटॉक ने इसके लिए क्रॉसरोड स्ट्रैटेजीज, K&L गेट्स और मिहलमैन कंसल्टिंग जैसी शक्तिशाली कंपनियों को जिम्मा सौंपा हुआ है। साथ ही अमेरिकी संसद के पूर्व स्पीकर केविन मैकार्थी, नैन्सी पेलोसी के पूर्व सलाहकार और राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूर्व सहयोगी भी टिकटॉक की लॉबिंग में शामिल हैं। ये तो रहे 5 बिंदु जिनकी वजह से बाइटडांस कंपनी पर शक पैदा हुआ। अमेरिका में टिकटॉक को लेकर पंगा कैसे शुरू हुआ, इसकी टाइमलाइन भी आपको बताते हैं। जनवरी 2020 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने टिकटॉक से जासूसी वाली बात कही। इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, पर जनवरी 2020 में ही एहतियात के तौर पर अमेरिका ने अपने सैनिकों और नेवी के कर्मचारियों के डिवाइसेस पर ये ऐप बैन कर दी। इसी साल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक बैन की बात कही। उन्होंने इसके लिए 2 समाधान सामने रखे। नंबर 1, टिकटॉक पर कंप्लीट बैन। नंबर 2, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस की ओनरशिप अमेरिका में किसी कंपनी को बेच दी जाए ताकि डेटा चीन तक पहुंच ही ना पाए। ट्रंप ने इस बात की बहुत कोशिश की थी कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीद ले, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। पर इससे टिकटॉक पर दबाव बढ़ा। वो इतना बड़ा मार्केट अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसी दबाव में उसने अमेरिकी कंपनी ओरेकल से समझौता कर लिया। सरकार ने समझौता अमेरिकी जनता के डेटा की सुरक्षा के लिए करवाया था। इसके बाद ओरेकल ने टिकटॉक के एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन मॉडल की जांच शुरू की ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि चीनी अधिकारियों द्वारा उनमें हेरफेर नहीं की जा रही है। लेकिन बात इससे भी नहीं बन पाई। अमेरिकी सरकार को रिपोर्ट मिल रही थी कि टिकटॉक के जरिए अभी भी जासूसी जारी है। फिर साल 2023 में जो बाइडेन प्रशासन ने टिकटॉक की समस्या हल करने की कसम खाई। फरवरी 2023 में टिकटॉक को सभी सरकारी डिवाइसेस से बैन कर दिया गया। मार्च 2023 में कंपनी के CEO शाओ जीच्यू को अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश किया गया। इस सुनवाई में सांसदों ने शाओ से कई मुश्किल सवाल पूछे। शाओ ने बताने की पूरी कोशिश की कि टिकटॉक का CCP से कोई लेना देना नहीं है, मगर सांसद उनसे बहुत सहमत नजर नहीं आए। शाओ जीच्यू से अमेरिका की संसद में क्या सवाल हुए, जानना चाहते हैं तो आप दुनियादारी का एपिसोड देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहरहाल हम आते हैं टाइमलाइन पर वापस। मई 2023 में मोंटाना राज्य ने टिकटॉक पर बैन लगाने के प्रस्ताव पर साइन किया, लेकिन एक अदालत ने इस प्रतिबंध को रोक दिया। अब तक टिकटॉक अमेरिका में कहां बैन है? 34 राज्यों ने सरकारी डिवाइसेस में बैन लगाया हुआ है। अमेरिका की 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के डिवाइसेस में ये काम नहीं करता। साथ ही कैंपस के वाईफाई से इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। और किन देशों में टिकटॉक बैन है?
2018 में बांग्लादेश सरकार ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया था, कहा कि इस पर पोर्नोग्राफी और गैम्बलिंग से जुड़े वीडियोज शेयर हो रहे हैं। 2020 में बांग्लादेश ने बैन वापस ले लिया। 2020 में भारत ने बैन लगाया। 2022 में चीनी सरकार द्वारा जासूसी के डर से ताइवान ने अपने सरकारी अफसरों के फ़ोन से टिकटॉक बैन कर दिया। इसके अलावा नॉर्वे, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, बेल्जियम, यूके समेत कई देशों ने अपने यहाँ सरकारी डिवाइसेस पर टिकटॉक का इस्तेमाल बैन किया हुआ है या इस्तेमाल ना करने की सलाह जारी की। वापस लौटते हैं अमेरिका पर। जानकारों का कहना है कि अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाने में समय लग सकता है। अब ये बिल अमेरिका के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ही पास हुआ है। अब इसे अमेरिकी सेनेट यानी उच्च सदन में भेजा जाएगा, जहां से पास होकर फिर राष्ट्रपति के दफ्तर भेजा जाएगा। राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे और ये बिल कानून बन जाएगा। लेकिन इसके बाद भी कंपनी के पास अदालत का दरवाज़ा खुला रहेगा। अमेरिका में टिकटॉक को पूरी तरह बैन करने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, 4 पॉइंट्स में से भी समझिए। नंबर 1, राजनीतिक समर्थन। जैसा हमने अभी बताया, बिल अभी अमेरिकी संसद के उच्च सदन सेनेट में पास होना बाकी है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा है। चुनाव के माहौल में वो बाइडेन का विरोध करने के लिए बिल का विरोध भी कर सकती है। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के एक बड़े डोनर जेफ यास के पास टिकटॉक का एक बड़ा स्टॉक है। इसकी कीमत लगभग 1,24,000 करोड़ रुपए है। हाल ही में ट्रंप की उनसे मुलाकात हुई थी। जानकार कहते हैं इस मुलाकात के बाद ट्रंप टिकटॉक बैन की तरफ अपना रुख बदल सकते हैं। दूसरी दिक्कत भी राजनीति से ही जुड़ी हुई है। टिकटॉक अमेरिकी युवाओं के बीच खूब पॉपुलर है। इसका इस्तेमाल वोटर्स को लुभाने में भी किया जा रहा है। खुद जो बाइडेन ने पिछले महीने ही अपना चुनावी कैंपेन टिकटॉक पर शुरू किया था, जबकि बाइडेन ही टिकटॉक बैन के सबसे बड़े हिमायती हैं। वो कहते हैं जैसे ही बिल सेनेट से मेरी टेबल पर आएगा, मैं साइन करने में देरी नहीं करूंगा। तीसरी वजह है टिकटॉक की कीमत। अगर मान लिया जाए कि टिकटॉक की ओनरशिप बाइटडांस से ख़त्म कर दी जाए और किसी अमेरिकी कंपनी के हवाले कर दी जाए तो क्या होगा? उसके बाद टिकटॉक को एक खरीदार की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जानकार बताते हैं कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 2024 में कई फर्म्स ने इसकी कीमत लगभग 22 लाख करोड़ आंकी है। ऐसे में इसे खरीदार मिलना मुश्किल होगा। चौथा पॉइंट है रोजगार से जुड़ा। टिकटॉक पर हजारों लोग वीडियो बनाकर पैसा कमाते हैं। ऐसे में उनका रोजगार छिनने का डर है। ऐसे कई लोगों ने संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया है। अब आपको लेकर चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। टिकटॉक बैन का मसला अमेरिका की राजनीति में बढ़ता जा रहा है। इसको विस्तार से समझने के लिए हमने वॉशिंगटन डीसी में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से संपर्क किया। उनसे पूछा, टिकटॉक बैन का सवाल क्या अब इलेक्शन का एक मुद्दा बन गया है? देखिए, टिकटॉक बैन जो है उसको लेके अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं, ये अभी नहीं, पिछले 3-4 साल से बात कर रहे हैं कि इसमें से नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं और इस ऐप को बैन करना चाहिए। हमने देखा है कि सेनेट और हाउस की जो इंटेलिजेंस कमेटी है वो बार-बार इस बात को कह रही है। हमने देखा था कि एफबीआई के जो डायरेक्टर है वो लास्ट वीक आए थे और उन्होंने भी कहा था कि इसका जो एल्गोरिदम्स है और इसके जो पीछे की चीजें हैं वो एक तरह से मैनिपुलेट कर सकती है यूजर्स को और डेटा को। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है विद इन द पॉलिटिकल क्लास, अमेरिका की गवर्नमेंट के को लेके, कि इनको पता है कि ये जो ऐप है ये डेटा हार्वेस्ट कर सकता है, यूजर्स का फोटोज का एक्सेस है, लोकेशन का एक्सेस है, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस है, प्लस एल्गोरिदम में दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। अनफॉर्चुनेटली जो यूजर्स हैं उनको नहीं पता कि ये कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू है, उनके डेटा को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इसको किस तरह से यूज करेगी आने वाले समय में, इसका अंदाजा नहीं है यूजर्स को। तो हमने देखा है कि जो बिल पारित हुआ है बायपार्टिसन हुआ है, दोनों कांग्रेस में दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स से पारित किया है, लेकिन हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, वो इस पे फ्लिप फ्लॉप करते हमें नजर आए हैं। जो बाइडेन ने अपनी कैंपेन को लॉन्च किया टिकटॉक पे थोड़े दिन पहले और कोशिश की अपने वोटर से कनेक्ट करने के लिए। वही डोनाल्ड ट्रंप जो इससे पहले कहते थे इसे बैन करना चाहिए, अब वो कह रहे हैं इसे बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा आया है मीडिया में रिपोर्ट्स में कि उनके एक बहुत बड़े पॉलिटिकल डोनर हैं जिनका कुछ 15% जो है वो टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइटडांस उसमें इन्वेस्टेड है और वो नहीं चाहते कि इसे बैन किया जाए। तो हमने देखा कल डोनाल्ड ट्रंप इसके अगेंस्ट में आए। हालांकि 2020 में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था कि टिकटॉक को बैन करना चाहिए और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने इशू किया था। तो ये एक मुद्दा है और मुझे लगता है क्योंकि इसमें यंग वोटर्स इन्वॉल्व है, हमें इस देखना होगा कि अगर इसे सेनेट पारित करती है तो उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन फिलहाल
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमने देखा है कि किस तरह से टिकटॉक ने अपने यूजर्स को मोबिलाइज किया है अपने कांग्रेसमैन को फोन करने के लिए, लेटर्स लिखने के लिए कि इसे बैन ना किया जाए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग रेस करता है। बाइडेन खुद टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं और उसे बैन करने की बात कहते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो बाइडेन की एज को लेकर हमेशा से उनके ऊपर सवाल उठाए गए हैं, वो 81 ईयर्स हो जाएंगे, तो ये हमेशा से रहा है कि ही इज टू ओल्ड और वो वोटर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी कैंपेन ने एक पॉलिटिकल जो है एक डिसीजन लिया कि अगर उन्हें यंग वोटर्स के साथ कनेक्ट करना है तो उन्हें टिकटॉक पे आना होगा, क्योंकि करीब 170 मिलियन यूजर्स हैं टिकटॉक के अमेरिका में, और कुछ 350 मिलियन तो हमारी पॉपुलेशन है यहाँ पे यूएस में। तो 170 मिलियन में से मुझे लगता है कि 65 to 70% जो यूजर्स हैं वो करीब 23 उम्र है या 23 या 22 एज से कम के हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है उनके लिए यंग वोटर से कनेक्ट करने का। इसीलिए वो इस पे आए और उन्होंने अपनी कैंपेन को लॉन्च किया वोटर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। हालांकि एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा बिल उनके पास आता है तो इसे वो साइन करेंगे और इसे लॉ बना देंगे, पर उसके बाद कोई भी पॉलिटिशियन टिकटॉक को यूज नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था एंड उनकी कैंपेन का ये सोचना है कि जब तक ये एप्लीकेशन है, यूजर्स के पास है और वो उनको रीच कर सकते हैं, तब तक वो इसका लाभ जरूर उठाना चाहते हैं। अमेरिका की आम जनता टिकटॉक बैन वाले बिल से खुश है या नाराज? देखिए, अमेरिका की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके जो रीजनिंग्स हैं ये बहुत सीक्रेटिव है। इसे बताया नहीं गया है कि किस तरह की कैपेबिलिटीज हैं टिकटॉक के पास और किस तरह से वो यूजर्स के डेटा को यूज कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, और जो एल्गोरिदम है वो किस तरह से एक नैरेटिव को बना सकता है अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट अमेरिकन्स। तो ये सारी चीजें जो है ये अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। और जो यंग यूजर्स हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो भारतीय मूल के कांग्रेसमैन हैं, राजा कृष्णमूर्ति, जो इस बिल के को स्पॉन्सर भी हैं, अम, उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस में जब फोन आ रहे थे कि इसको नहीं बैन कीजिए टिकटॉक को, जब यंग कॉलर्स कॉल कर रहे थे, तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि कांग्रेस क्या होती है, कांग्रेसमैन क्या होता है। तो इतने यंग वोटर्स को, आई मीन यूजर्स को एक मैनिपुलेशन किया जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। तो मुझे लगता है कि जो हमारे यंग क्लास ऑफ वोटर्स हैं, ये यूजर्स हैं, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। बट इसके इम्प्लीकेशंस जरूर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप एक साइड पिक कर चुके हैं, जो बाइडन एक साइड पिक कर चुके हैं। तो शायद इसे अटैक ऑन फ्रीडम और फर्स्ट अमेंडमेंट, इस तरह की चीजें हमें सुनने को मिलेगी अगर ये बैन हो जाता है तो। और जो यंग वोटर्स हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, कईयों की मिलियंस में फॉलोइंग है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप दूसरी ऐप्स की तरफ जा सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं, बट ये आसान नहीं होगा। और आई कैन सी कि इसे वेपनाइज किया जाएगा। जिन लोगों ने बैन के अगेंस्ट वोट किया है उन लोगों को, इंक्लूडिंग रिपब्लिकन क्लास, जो हमने हमेशा देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आ जाती है। तो देखना होगा सेनेट में किस तरह से चीजें चलती हैं और कब ये ऐप अगर बैन होता है तो कब होता है। और हमने ये भी देखा कि टिकटॉक ने किस तरह से, जब ये बात आई बाहर कि टिकटॉक को बैन करने का एक बिल लाया जा रहा है, तो किस तरह से उसने एक पुश नोटिफिकेशन भेजा अपने 170 मिलियन यूजर्स को, और एक तरह से मोबिलाइज किया कि आप जाइए अपने कांग्रेसमैन को फोन कीजिए, मिलिए। और ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर आज की स्टेट में जब लोगों को पता नहीं कि उनका डेटा किस तरह से मैनिपुलेट या यूज हो रहा है, एल्गोरिदम किस तरह से उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, अगर टिकटॉक रहता है तो वो मोबिलाइज कर सकता है एक पूरी की पूरी मूवमेंट को अमेरिका में, जो पूरी की पूरी मूवमेंट कंट्रोल होगी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, चाइना से। तो ये बहुत बड़ा एक मुझे लगता है फैक्टर है। कहीं ना कहीं इसे समझाना पड़ेगा यहाँ के पॉलिटिकल क्लास को, सिक्योरिटी क्लास को, अमेरिकन सिटीजन्स को। लेकिन एक एक तरह से हमने देखा था कि जिस तरह से जैन 6 को एक इंटरनेट फोरम से बनाया गया था जब राइट्स हुए थे कैपिटल के ऊपर, कहीं ना कहीं वर्चुअली टिकटॉक ने वही किया है। और मुझे लगता है कि यूजर्स के लिए ये बहुत आसान है कि भाई टिकटॉक ने कुछ कहा है तो हमें इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये बात इसका बहुत अच्छा उदाहरण दे चुके हैं टिकटॉक। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है अमेरिका के लिए और अमेरिकन वोटर्स के लिए। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।